गनौ जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं MMPC 006 का पिछले 5 सालों का ये एनालाइज्ड क्वेश्चन पेपर का सेट। इसके अंदर हम 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। अब 9 to 30 क्वेश्चंस इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर दो टॉपिक्स से जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वायरमेंट, उसके अंदर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए और हमने STP यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नाउ लेट्स बिगिन विद द अनदर टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि हमें प्रोडक्ट को डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशंस बताने हैं प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो किसी भी कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ऑफर करें। ऐसा कुछ भी जो किसी कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ऑफर करें, इंक्लूडिंग गुड्स, सर्विसेज और सम एक्सपीरियंसेस। अब प्रोडक्ट कितने फॉर्म में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको एंड यूज़र बाय करता है कंज्यूम करने के लिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज बाय करती हैं फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं कन्वीनियंस कैटेगरी के अंदर, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो हम लो एफर्ट्स के साथ खरीदते हैं। जैसे आप बिस्किट खरीदते हैं तो उसके अंदर ये नहीं देखते कि इसके अंदर कितना % फैट है, अरे बाप रे इसके अंदर 8% फैट, मैं कैसे खाऊंगा, ठीक है। या फिर हम उसके अंदर बहुत सारा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते खरीदने से पहले। कन्वीनियंस गुड्स होते हैं गाइस वो, जैसे सोप खरीदने से पहले हम बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, शैम्पू खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, राइट। ओके, नेक्स्ट आर शॉपिंग गुड्स। जब हम कपड़े खरीदते हैं तो सोप के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगाते हैं। स्पेशलिटी गुड्स, जब कुछ यूनिक खरीद रहे हैं, कुछ ब्रांड ड्रिवन खरीद रहे हैं, जैसे रोलेक्स, कोई कार खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ज़्यादा जो है अपना समय लगाते हैं। अनसॉर्ट गुड्स, जिसके बारे में पहले से हमने सोचा नहीं था बट खरीद लिया, जैसे इंश्योरेंस या फिर कोई भी इम्पल्स बाय, ओके, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर मटेरियल या पार्ट्स खरीदती हैं इंडस्ट्रीज़, कैपिटल आइटम्स खरीदती हैं, मशीनरीज के पार्ट, ठीक है, राइट। मशीनरीज को रन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। सप्लाईज एंड सर्विसेज, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके रिगार्डिंग। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है गाइस? डिस्कस स्ट्रैटेजीज एट ईच स्टेज। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखिए, कोई भी लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो एक बहुत पुराना गेम आता था, आपने शायद बचपन में खेला होगा, गेम बॉय नाम से आता था गाइस। ये इस तरीके का होता था। जब पहली बार कंप्यूटर से यानी कि कैलकुलेटर से इसका आविष्कार हुआ तो भाई इंट्रोड्यूस हो गया ये 90s के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ये गेम बॉय, ये अलग अलग कलर्स में, अलग अलग एडिशंस में आता था, ठीक है। फिर इसकी ग्रोथ हुई 20s के अंदर, 2002, 4, 6, 7, 8, 10 तक बहुत चला है। मैं कहूँगा 5 तक बहुत ज़्यादा अच्छे से चला। उसके बाद मैच्योरिटी आ गई 5 से 10 के बीच, और फिर हमने एक बहुत बुरा डिक्लाइन इस प्यारे से प्रोडक्ट का देखा। अब आप इसे एज अ हेरिटेज, कुछ पुरानी चीज़ें उसके बिहाफ पे ख़रीदते हो इसको, लेकिन हम इसे एज अ गेम प्लेयर नहीं खरीदते। तो ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी, मैंने आपको गेम बॉय की बताई। अब इसका नाम गेम बॉय मैं इसे बोलता हूँ, डिजिटल गेम प्लेयर था, ठीक है। इस तरीके का गेम प्लेयर होता था ये। नाउ तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये 4 स्टेजेस आती है, राइट। पहले उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी आती है और डिक्लाइन हो जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्ट को हमें क्या क्या करना होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हर एक स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेज वाइज स्ट्रैटेजीज जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर। अगर किसी प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, मार्केट में पहली बार लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन आपको करना पड़ेगा। मार्केट में जगह बनाने के लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आज स्कीमिंग यानी कि इस वीडियो के अंदर हम स्कीमिंग प्राइसिंग के बारे में जानते हैं। जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं गाइज, कौन कौन से लग्जरी गुड्स, ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अचानक से कम नहीं करते, क्योंकि उनका जो प्रीमियम वैल्यू है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे प्राइस को कम करते हैं। जैसे आपने आईफोन की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा कम होते हुए नहीं देखा होगा, रोलेक्स की वॉचेस वो तो खैर बढ़ती ही है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो वैल्यूज़ है वो कंपनी धीरे 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 कम करती है, राइट, जब तक वो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च ना कर ले। फिर आती है बात अगले स्टेज की,
जब प्रोडक्ट हमारा ग्रोथ स्टेज में हो तब हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर बिना छेड़े हुए प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज में है तो हमें ब्रांड में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देना चाहिए ताकि कंपटीशन हमारे ही प्रोडक्ट का हमारे प्रोडक्ट से हो। डिस्काउंटिंग वहाँ हमें लेकर आ जानी चाहिए। मैच्योरिटी हो गई है तो ज़्यादा सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग वगैरह ऑफर करने लग जाएंगे जिससे और सेल बढ़ जाए। मैच्योरिटी में क्या होता है, सेल जो है रुक जाती है, ठीक है। डिक्लाइन में अब प्रोडक्ट की सेल्स कम होने लगेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट ने ले ली है। तो हमें उस समय क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कट करना पड़ेगा, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, ठीक है। या तो उसे बंद कर दो या तो उसके अंदर कोई नए चेंजेस लेकर आओ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्राइसिंग, अर्ली स्टेज के अंदर हम स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग जैसी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। लेटर स्टेज के अंदर हम कॉम्पिटिटिव और डिस्काउंट प्राइसिंग का यूज़ करते हैं, राइट। पोजिशनिंग कैसी होती है गाइस, पोजिशनिंग अफेक्ट्स परसीव्ड वैल्यू। आप जैसे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग रखेंगे यानी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यूबल किस बिहाफ पे समझता है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी समझता है, लग्जरी समझता है, प्रीमियम समझता है, ठीक है, राइट। किसी स्पेसिफिक नीड के बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट को खरीदता है। तो दिस इज़ व्हाट पोजीशनिंग, ओके। दिस इन्फ्लुएंस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट कराते हैं, ठीक है। हाय रे सरमाइन का सोफ़ा, मैं माफ़ी चाहूँगा अच्छे से मैंने गाया नहीं, ठीक है। तो ये सरमाइन का सोफ़ा वाले आपने ऐड ज़रूर देखा होगा, फेविकॉल द अल्टीमेट एडेसिव, ओके। एक मजबूत जोड़ जो पानी में भी नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है आपको कि मतलब फेविकॉल ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है कि बस यही एडेसिव चाहिए आपको। आजकल हम एडेसिव के नाम से भी नहीं जानते, हम तो दूसरे ब्रांड के को भी हम लोग बोलते हैं कि भाई फेविकॉल ले आओ, राइट। इसको सिनोनियम की तरह यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट प्रोडक्ट पोजीशनिंग लुक्स लाइक, ओके। सो किसी भी पोजीशनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करा दें और वैल्यू प्रोपोजिशन ऐड कर दें कस्टमर के दिमाग में। जैसे क्या फ़ायदा होता है भाई इसका, हम अपने आप को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नूडल्स खाने हैं तो आप नूडल्स नहीं कहते, आप क्या कहते हैं, मैगी खानी है, yippee वाली मैगी खानी है। लाइक ये क्या हुआ, दो ब्रांड के एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं और आप बोल रहे हो yippee वाली मैगी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। ये ब्रांड के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर को लॉयल बनाता है और मार्केटिंग मिक्स को गाइड करता है। मार्केटिंग मिक्स का इस 4 P's होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ओके, राइट। ये सबसे ज़्यादा आता है प्रमोशन, ओके। नाउ सो फेविकॉल ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है, अल्टीमेट एडेसिव, कि मतलब इसके आगे और कुछ है ही नहीं, और ह्यूमरस ऐड के थ्रू अपने आप को जो बाकी मार्केट है उससे अलग कर लेता है। व्हाट इज़ लाइन स्ट्रेचिंग एंड लाइन फिलिंग, हमें एक FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का एग्जांपल देते हुए ये समझाना है। लाइन स्ट्रेचिंग क्या है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को एक्सटेंड करें बियॉन्ड द करंट रेंज। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, अब किसी भी प्रोडक्ट को हम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, मान लेते हैं इसका नाम है डव साबुन। अब हम डव को क्या कर सकते हैं, अगर डाउनवर्ड जाएंगे, लाइन को स्ट्रेच करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के अंदर और वेरिएशंस लेकर आना चाहते हैं और डाउनवर्ड लेकर जाना चाहेंगे तो 100 रुपये से प्राइस कम कर देंगे, क्वालिटी चेंज कर देंगे, इंग्रेडिएंट चेंज कर देंगे, राइट, साइज़ छोटा कर देंगे, तो हम लेकर आ जाएंगे डव ओनली इन 30 रुपीज़, ओनली इन 30 रुपीज़ गाइज। आर गाइज गेटिंग इट, यस। अपवर्ड में अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास बजट ब्रांड है हमारा, तो हम क्या करेंगे, लग्जरी उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे या फिर प्रीमियमनेस ऐड करने की कोशिश करेंगे जिससे उसका प्राइस, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है हमने 10 रुपीज़ पर लॉन्च किया था, जैसे लाहौरी जीरा स्टार्टेड बाय 10 रुपीज़ ओनली, अभी वो अपने आप को पुश कर रहे हैं कि वो 20 रुपीज़ के अंदर आ जाएं। समझ में आ रहा है, राइट, ओके। तो लाइन फिलिंग क्या होता है गाइज, लाइन फिलिंग, लाइन स्ट्रेचिंग तो ये हो गया जब हम बहुत सारे वेरिएशंस लेकर आ जाए, लाहौरी जीरा अपने आप के लिए वेरिएशंस लेकर आ जाए कि भाई कच्चा आम ये ऐड कर दे, ये इसके अंदर काला खट्टा ऐड कर दे। समझ में आ रहा है, राइट।
तो बहुत सारे वेरिएशंस अगर आ जाए इसके अंदर तो हम क्या बोलेंगे, लाइन फिलिंग हो रही है। जैसे कॉलगेट लॉन्च करता है नए नए फ्लेवर्स को और पैक साइजेस को, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट लाइन फिलिंग इज। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इससे देखते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं। पहला है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग रखते ही क्यों हैं, प्राइसिंग के तरीके कितने होते हैं। तो देखो भाई, प्राइसिंग रखने के बहुत सारे तरीके, बहुत रीजंस हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्यों रखते हो, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, मार्केट में जगह ज़्यादा बनाओ। देखो हम इतने लालची नहीं हो सकते कि बहुत ज़्यादा प्राइस रख लेंगे। एक कोलगेट की ट्यूब के लिए हम 300 रुपये 1000 रुपये चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा लोग फिर नहीं खरीदेंगे ना, कन्फाइंड हो जाएगा। लिमिटेड जो कस्टमर सेगमेंट है सिर्फ उसको ही वो प्रोडक्ट हम बेच पाएंगे, राइट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मार्केट में बहुत जगह बनाना कि हर एक कैटेगरी के पास हमारा प्रोडक्ट हो, राइट, हर एक सोशल क्लास, हर एक हिरार्की में हमारा प्रोडक्ट यूज़ हो, राइट। नाउ प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के लिए हम लोग प्राइसिंग का यूज़ करते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग के लिए हम लोग अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। प्राइसिंग के तरीके कितने होते हैं। पहला तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस करने का, वो है कॉस्ट बेस्ड। अगर किसी प्रोडक्ट में 100 रुपये लग गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 20% का मार्जिन रख देंगे। तो भैया 100 रुपये का 20% हो गया 20 रुपया, और अब हमारा टोटल प्राइस जो हो गया वो 100 + 20 120 रुपीज़ हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। समझ में आ रहा है? या फिर इसे मार्कअप प्राइसिंग भी कहते हैं। मार्कअप प्राइसिंग गाइस, मार्कअप प्राइसिंग। फिर आती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कि प्रीमियम रेंज का कोई प्रोडक्ट है ना तो उसका कुछ भी पैसा चार्ज कर लो। आप नॉर्मल मोबाइल कवर जब खरीदने जाते हैं तो आपसे चार्ज करता है शॉपकीपर 200 500, अरे ज़्यादा से ज़्यादा चमचमाता हुआ खरीद लेंगे 699 का। लेकिन आईफोन एप्पल के लिए जब आप कवर खरीदने जाएंगे तो स्टार्ट ही होगा सिर्फ और सिर्फ 2999 से ये शुरू होगा, ठीक है, 1999 से शुरू होगा ये, देख लो। समझ में आ रहा है? रीज़न क्या है कि परसीव्ड वैल्यू है उस प्रोडक्ट के लिए। कवर कुछ थोड़ी चेंज कर देगा, है तो ये भी रबर का, है तो ये भी सब एक आइटम का, थोड़ी सी फिनिशिंग इसमें ज़्यादा होती है, यस, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस जस्टिफाई नहीं करता। बट हाँ, वैल्यू के लिए हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है, सेट नियर राइवल प्राइसिंग। अगर किसी, आप देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की, हम बात कर लेते हैं एयरटेल की, किसकी बात कर लेते हैं गाइस, एयरटेल की, फिर बात कर लेते हैं जियो की। इन सब के अगर आप जो टेरिफ प्राइसिंग देखोगे, आप रिचार्ज के प्राइसेस देखोगे तो ऑलमोस्ट 190 से शुरू होते हैं सबके, 198 से 190 से 200 रुपीज़ के आसपास से इनके सभी के प्राइस शुरू होते हैं गाइस। आर यू गाइस गेटिंग इट, राइट? नाउ चलिए, वाई इज़ प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज चैलेंजिंग। देखो, किसी प्रोडक्ट को प्राइस करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी सर्विस को प्राइस करना बहुत मुश्किल, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलते हैं। क्या क्या? देखो भाई, प्रोडक्ट जो होता है वो तो टेंजिबल होता है, आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसके अंदर प्रीमियमनेस दिखा सकते हो। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो इनटेंजिबल होती हैं। हर एक व्यक्ति के लिए सेम प्रोवाइड की गई सर्विसेज अलग अलग होंगी। मान लेते हैं कि मैं भाई जिसकी तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये महीना है, मैं पनीर जो है वो साल में सिर्फ और सिर्फ किसी ओकेजन में खाता हूँ। हाँ, 12,000 रुपये महीना, ठीक है, राइट, आप ये बात समझ रहे हो? तो मैं 1,00,000-1,50,000 रुपये साल के कमाने वाला आदमी पनीर तो सिर्फ 2-3 बार ही खाता होऊंगा। किसी की शादी में चला गया, बारात में चला गया, पार्टी में चला गया, तो मेरे लिए अगर पहली बार ही सर्व हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, बहुत बढ़िया सर्विस मिली भाई, खाना टेस्टी मिल गया, सर्विस बहुत बढ़िया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम सर्विसेज अलग अलग सोशल क्लास, अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पे कैसे फील होती है, राइट? तो यही सर्विसेज, अगर मान लेते हैं नॉर्मल पनीर की सब्जी खिला दी हमें, पनीर मिल गया जी, बहुत खुश है। दूसरे लोग जिनकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, उनको लगेगा अरे पनीर में क्वालिटी सही नहीं हो सकता है, असली पनीर ना हो, देखो तेल कितना ज़्यादा डाला हुआ है, मुझे इससे मतलब ही नहीं, पनीर मिल गया, खुश हूँ। 12,000 वाला 50,000 वाले को दिक्कत है। अब यहाँ जिसकी सैलरी 5 लाख रुपीज़ पर मंथ है, वो बोलेगा कि मैं ये तो अनहाइजीनिक तो खाऊंगा ही नहीं, शेफ़ ने क्यूरेट करके बनाया होगा, तब देखते हैं। शेफ़ के अगर गाइडेंस में ये कुक किया गया है, ठीक है,
बढ़िया से प्लेटिंग वगैरह है, तब तो हो सकता है एक बार को हम खाएं। समझ में आ रहा है? आर यू गाइस गेटिंग इट? तो इंटेंजिबल है, सेम सर्विस है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन लोग अलग अलग क्या करेंगे। ये तो मैं माफ़ी चाहूँगा गाइज, ये तो मैंने प्रोडक्ट का एग्जांपल दे दिया। अगर सर्विंग की बात हो, एक सेम तरीके की सर्विंग आपको मिली तीनों लोगों को, तो लोग जिसको आज तक कभी सर्विंग ही नहीं मिली उसको लगेगा बहुत बड़ी सर्विंग है, जिसको सर्विंग मिलती रहती है वो बोलेगा कि हाँ सर्विंग तो मिलती है, लेकिन जो 5 लाख रुपीज़ वाला है उसको लगेगा कि और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों की जो परसेप्शन है वो अलग अलग होती है। अगर मैं लीगल एडवाइस की बात करूँ तो लीगल एडवाइस 4 अलग अलग लोग ले रहे हैं, सेम तरीके की लीगल एडवाइस ले रहे हैं, तो सबको लगेगा अलग अलग क्वालिटी की लीगल एडवाइस मुझे मिली है, इसलिए सर्विस को प्राइस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। दूसरा, इनसीपरेबल होता है, किसी भी प्रोडक्ट से सर्विस को सीपरेट नहीं किया जा सकता। आपने पंखा खरीदा है तो वारंटी मिलेगी, समझ रहे हो? आपने अगर हमारी ट्यूशन क्लास में एडमिशन लिया है तो जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक हम पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, जब तक आप पास नहीं हो जाते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम तब तक पढ़ाएंगे। 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 2 साल, 3 साल, री एडमिशन ले लो, फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन हम उस सब्जेक्ट की दोबारा से फीस नहीं चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया सर्विस इनसीपरेबल है। और ये जो मैंने अपना क्लास का प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर आपको बताया, ये बिल्कुल सच है कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट की फ़ीस एक बार चार्ज कर लेते तो दोबारा कभी चार्ज नहीं करते, और वैलिड रहती है जब तक आप उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर लेते। नो क्वेश्चन पॉलिसी हम आपसे पूछेंगे ही नहीं। आप गांव चले गए थे, आपने पेपर ही नहीं दिया, आप ट्रैवल कर रहे थे, आप विदेश चले गए थे, कुछ भी इशू था, हम आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज फेरिशेबिलिटी। देखो, हम किसी भी सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे एयरलाइन की सीट है, आपने बुक करी, अब आप उसको घर तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है, राइट? ख़राब तो ऐसा तो नहीं कि ख़राब हो जाएगी, राइट ना। वेरिएबिलिटी, इसको ना सर्विस को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वेरी करती है ये। मान लेते हैं मैं किसी कस्टमर के सवालों के जवाब दे रहा था, एंड दिस काउंट्स इन सर्विस, और 4 अलग अलग कस्टमर्स को मैं सेम सवालों के जवाब देता हूँ, तो हो सकता है बीइंग अ ह्यूमन मैं अलग अलग टोन, वॉइस, नोट, इस तरीके कंटेंट का यूज़ करूँ, तो इसको स्टैंडर्डाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो दिस इज़ वाई प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज आर चैलेंजिंग। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, ऑपरेशनल कॉस्ट और कॉम्पिटिटिव रेट के बीच में बैलेंस होना चाहिए जब भी आप किसी सर्विस को प्राइस करें तब। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, प्रमोशन एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन गाइस? देखिए, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन है ऑफ ऑल प्रमोशनल टूल्स टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब हम क्या करेंगे, जितने भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं उन सबको एक साथ यूज़ करेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक रिलेशंस के लिए, पर्सनल सेलिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टूल्स हैं इन सबको एक साथ जब यूज़ करेंगे तो इसी को बोलेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कुछ भी नहीं है और अलग से कुछ भी नहीं है, जब हम सारे के सारे एक्चुअली कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रमोशन मिक्स के बारे में बताओ, प्रमोशन मिक्स के बारे में बताओ, कुछ नहीं बताना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज प्रमोशन मिक्स। जब हम प्रमोशन की बहुत सारी टेक्टिक्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो उसी को प्रमोशन मिक्स या फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कह देते हैं। टूल्स तो मैंने आपको बता दिए। एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता है और वन वे कम्युनिकेशन होता है, मनी लगता है और वन वे कम्युनिकेशन होता है। सेल्स प्रमोशन में हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा सेल हो, बाय वन गेट वन फ्री, 30% ऑफ, बाय एंड विन अ टिकट टू दुबई। अगर आप हमसे जूता खरीदोगे दुबई का टिकट जीत सकते हो, खरीदो जूता। ये क्या है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए। पब्लिक रिलेशंस, मान लेते हैं कि पतंजलि वाले बाबा श्री रामदेव जी जब वो टीवी पर जाते हैं, उनको योगा सिखाने के लिए जब कोई न्यूज़ चैनल वाले लोग बुलाते हैं तो उनको पैसा देते होंगे, बिल्कुल। देखो, वहाँ योगा सिखाने के पैसे भी मिल रहे हैं क्योंकि वो पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनका फ्री में प्रमोशन भी हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट इज पीआर हो गया ना, फ्री का पीआर, ऐसे बोलते हैं ना, पीआर पब्लिक रिलेशंस, फ्री का पीआर, प्रमोशन मिल रहा है। पर्सनल सेलिंग गाइस, जब आप किसी व्यक्ति को सामने 1-to-1 सेलिंग करते हो तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, राइट? नाउ डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन चलाते हो तो इसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस है गाइस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की? देखिए,
ब्रांड की कंसिस्टेंसी बनी रहती है अगर इन सभी मीडियम्स में हम सिमिलर टाइप के ही कलर कॉम्बिनेशंस, ब्रांड नेम, इमेज, कंटेंट को यूज़ करें तब तो ब्रांड की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जो कम्युनिकेशन है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। मैसेजेस जितने भी चैनल में हम लोग भेज रहे हैं वो सब हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे और कस्टमर का ट्रस्ट और उसका एंगेजमेंट बना रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। सेल्स को प्रमोट करने की, सेल्स ज़्यादा करने की तरीके कौन कौन से हैं और कंज्यूमर गुड्स में कैसे यूज़ किया जाता है। एक प्रमोशन मिक्स हमारे लिए डिज़ाइन करो। हाँ, आ गया ना क्वेश्चन। देखो प्रमोशन मिक्स क्या है गाइस, हमें क्या करना है, ये सारे के सारे टेक्निक्स को यूज़ करना है किसी न्यू रूरल फोकस्ड प्रोडक्ट के साथ। ओके राइट नाउ, तो बात आ गई भाई कि हमसे पूछा गया सेल्स प्रमोशन के तरीके बताओ, टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ऐसे पूछ लेगा तो भी सेम बताना है। तो देखिए सेल्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा जब आपको सेल करनी हो तब क्या करेंगे, सैंपल फ्री में बांट देंगे ताकि लोगों को पता लग जाए, अच्छा लगेगा दोबारा खरीदेंगे। कूपन्स उनको दे दो कि अगली बार आएँ तो पुराने वाले कूपन को रिडीम कर लें तो नई वाली परचेज में डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉन्टेस्ट करवा दो कोई कि अगर किसी ने 1000 से 999 की शॉपिंग करने पर 50 रुपीज़ का मिल्क पैकेट फ्री, ठीक है, फ्री है ना, समझ में आ रही है। डिस्काउंट दे दो गाइस कि अगर किसी ने 1000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग करी, 1 रुपया भी ऊपर किया तो उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट, 2% का एडिशनल डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन 2 फ्री, इस तरीके का। तो ये सब क्या है भाई, सेल्स प्रमोशन के तरीके हैं, सेल्स को प्रमोट करने के तरीके। आप प्रमोशनल मिक्स किसी रूरल प्रोडक्ट के लिए, गांव में, देहात में, रूरल एरियाज़ में अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप किस तरीके के प्रमोशन टूल्स का यूज़ करोगे। पहला, अगर आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो लोकल रेडियो और वॉल पेंटिंग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास टेलीविज़न नहीं होता, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है। सेल्स को प्रमोट करना, फ्री सैंपल दे दो, कोई वैल्यू पैक दे दो। वैल्यू पैक का मतलब होता है जिसमें वैल्यू फॉर मनी बेसिकली होता है कि कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू वाला प्रोडक्ट वो जल्दी खरीद लेंगे आपसे। हो सकता है ब्रांड की वजह से ना खरीदें बट उसमें वैल्यू मिलने की वजह से वो उसे बाय करें। पर्सनल सेलिंग, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में अपना इन्फ्लुएंस रखते हों, ठीक है। विलेज लेवल एजेंट्स को अपने साथ कनेक्ट कीजिए पर्सनल सेलिंग में अगर आपको करना है तो। पब्लिसिटी अगर आपको करनी है तो एनजीओ के साथ टाई अप कर लो, लोकल इवेंट्स में भाग लो आप, तो आप क्या कर पाएंगे, किसी रूरल प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट कर पाएंगे रूरल एरिया के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है। पहली एडवर्टाइजिंग होती है इन्फॉर्मेटिव, जब आप पहली बार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और उनको बताना चाहते हो। जैसे आपको पता है पहली बार जब इंजन लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर हॉर्स पावर थी ही नहीं, उसके अंदर तो था वॉट, ठीक है, किलो वॉट, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये सब फोर्स और ये टेक्निक्स वगैरह थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे अपने प्रोडक्ट को समझाने में ही मुश्किल आ रही है, क्योंकि जब पहली बार किसी ने कोई स्टीम इंजन बनाया, ठीक है, राइट है ना, तो क्या हुआ भाई, किसी ने स्टीम इंजन बनाया तो उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा। अब प्रमोट करने के लिए लोगों को अगर पहली बार जब सब लोग तांगा चला रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, उस समय आप कोई मशीन लेकर जाओगे उनको बेचने, आज से पहले उन्होंने मशीन ही नहीं देखी ऐसी कि जो मशीन दूर तक ले जाए किसी व्यक्ति को, तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो भी फोर्स था ना न्यूटन मीटर का, वॉट का, उन्होंने हॉर्स पावर में यानी कि पहली बार एचपी में कन्वर्ट करके दिया उन्हें और बताया कि एक हॉर्स पावर 745 वॉट्स के बराबर होता है, ठीक है, राइट। तो मतलब अगर इतने वॉट की हमारी गाड़ी है तो 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 4 घोड़ों के बराबर हमारे इंजन में ताकत है जी, 10 घोड़ों के बराबर हमारे इंजन में ताकत है। एडवर्टीजमेंट्स खूब चलाए। दूसरा है परसुएसिव कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, जैसे अगर किसी कस्टमर को मनाना हो कि देखो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सर्फ एक्सेल खरीदते हो वो तो मशीन के लिए बना रहता है, मशीन के लिए, आपके हाथ कट जाएंगे। महिलाओं, आप टाइड क्यों नहीं यूज़ करते, हल्दी और चंदन वाला, चंदन की खुशबू वाला टाइड, ऐसे ही तो प्रचार आता है ना, टीवी में आता था।
अगर आप कस्टमर को रिमाइंडर दे रहे हो, टाटा नमक, देश का नमक, इनको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है? आपको लगता है हम लोग टाटा के अलावा कोई और नमक खाते होंगे? लेकिन क्योंकि उनको अपने ब्रांड को रेनफोर्स करना है, मजबूत करना है मार्केट के अंदर, कहीं उसकी पकड़ ढीली ना हो जाए, तो वो रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, जैसे कोका कोला के एड्स आते रहते हैं, राइट। कंपेरेटिवली अगर किसी फीचर को कंपेयर करना हो, जैसे रिन वर्सेस टाइड, दो मोबाइल को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, किसी कंपनी की इमेज को ज़्यादा अच्छा करना हो तो टाटा ट्रस्ट कैंपेन्स चलते हैं इस तरीके से। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक और उसके अंदर रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो कंज्यूमर रिलेटेड से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं MMPC 6 के अंदर, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। एक्सप्लेन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड, क्या ये सारे के सारे डिसीजंस, क्या जितने भी डिसीजंस हम लोग लेते हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? मतलब जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्या हर एक परचेज में हम इन 5 स्टेप्स को यूज़ करते हैं? तो स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए। पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मेरा एक मित्र है, वो बहुत दूर जंगलों में रहता है, वहाँ नेटवर्क तो आते हैं मोबाइल के आज से पहले, लेकिन कभी उसने मोबाइल चलाया नहीं। पहली बार उसको पता लगा, मैं 90s में गाइज, 1998 के अंदर मेरा मित्र था। 2002 तक मेरी उससे बात होती थी। 2003 में उसके गांव में टावर लग गया, 2003 में उसके गांव में टावर लग गया, और 2003 में मैं दिल्ली में हूँ। और वो व्यक्ति कहाँ पे है? अंडमान निकोबार गाइस आइलैंड्स पे है, टावर लग गया है वहाँ पे, और मुझसे फ़ोन से वो बात कर सकता है। तो तार भेजता था पहले, वो मुझे चिट्ठी भेजता था 2003 में, अंडमान निकोबार से दिल्ली भेजता था गाइस चिट्ठी, ठीक है। चिट्ठी भेज रहा है वो मुझे, लेटर भेज रहा है। तो उसको पता लगा कि यार मुझे ना तुरंत बात करनी है, तुरंत बात करनी है। ये तो 1-2 दिन लग ही जाता है इसको, लेटर को पहुंचने में 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन लग जाता है। मुझे तुरंत बात करनी है, पता लगा फ़ोन आया, तो ज़रूरत महसूस हुई। कंज्यूमर तभी प्रोडक्ट बाय करता है जब उसको ज़रूरत महसूस हो। अब ज़रूरत महसूस होगी तो वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ठीक है। प्रॉब्लम रिकग्निशन या फिर नीड रिकग्निशन। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सॉल्यूशंस ढूंढेगा कि यार ऐसा करता हूँ, फ़ोन ख़रीद लेता हूँ। फ़ोन कौन सा ख़रीदूँ? बहुत सारे फ़ोन आ जाएंगे उसके पास, मोटोरोला, नोकिया, ठीक है, राइट, फ़िलिप्स। उस समय बहुत सारे फ़ोन्स आते थे, कौन सा वाला ख़रीदे, किसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, BSNL, MTNL, किसका लैंडलाइन बिछवा लें। समझ में आ रही है बात? फिर इन सबको इवैल्यूएट करेगा और अल्टरनेटिव्स देखेगा, प्लान किसका अच्छा है, पर मिनट कॉल किस में लग जाती है, किसी में वेटिंग टाइम तो ज़्यादा नहीं है। पहले कॉल जल्दी नहीं लगती थी, 2003 में वेट करना पड़ता था आपके कॉल मिलाने के लिए, ठीक है, राइट। तो परचेज डिसीजन उसके बिहाफ पे वो बना लेगा। फिर पोस्ट परचेज के बाद देखेगा कि अच्छे से बात हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। अगर नहीं हो पा रही तो फिर दोबारा से नई नीड आ जाएगी। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप किसी बैग को ख़रीदने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपको घर से टिफ़िन लेकर जाना पड़ता है रोज़ रोज़ ऑफिस, ठीक है, हाथ में टिफ़िन लेकर जाते हो, अच्छा लगता नहीं है। ज़रूरत महसूस हुई कि थैला ख़रीदना है, तो थैले की ज़रूरत महसूस हुई। अब देखो कि कितने तरीके के थैले होते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिस में मिश्रा जी, गुप्ता जी, रमेश जी, बाकी लोग कैसे लेकर आते हैं भाई थैला अपना। उनका थैला देखता हूँ, अच्छा ओहो कहाँ कहाँ से ख़रीदा। फिर आप इंटरनेट पर भी देखते हो। फिर आप क्या करते हो, इनमें से इवैल्यूएट करते हो कि आपके खर्चे में, यानी कि 2000 रुपये में कौन सा थैला आपको मिल जाएगा। आपका बजट भी तो होगा और आपको जल्दी भी चाहिए, ठीक। फिर आप उसको परचेज़ करेंगे और परचेज़ के बाद आपका बिहेवियर, यानी कि आप थैले में आप अपना टिफ़िन रख के लेके जाएंगे। दीज आर 5 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन हर एक परचेज़ के अंदर हम इन 5 स्टेप्स को यूज़ नहीं करते। जो भी हैबिचुअल परचेज़ होती हैं, जैसे बिस्किट खरीदना हो, मिल्क पैकेट खरीदना हो, तो हम उसके अंदर इन सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। इम्पल्स परचेज़, हैबिचुअल परचेज़, कन्वीनियंस गुड्स जो होते हैं, उनके अंदर हम इन 5 स्टेप्स का यूज़ नहीं करते, स्किप कर देते हैं, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? मोटिवेशन गाइस, नीड को ड्राइव करता है, आपको मोटिवेशन आता है। मैस्लो की हिरार्की नीड्स गाइस, ठीक है। मैस्लो कहते हैं कि देयर आर 5 डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स गाइस, ओके। तो आपकी नीड जो है वो आपको अगले लेवल तक लेकर जाएगी, अगले लेवल तक, अगले लेवल तक, अगले लेवल तक, और फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग इट? यस। परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ
स्टिमुलाई। अब देखिए आपको जैसा महसूस हो रहा है उसके बिहाफ पर आप परचेज करते हैं। मान लेते हैं आपको बहुत भूख लगी है तो आप उसके लिए कोई, अब आपका जो है इम्पल्स, आपका सॉरी इम्पल्स बोल रहा हूँ, आपका बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लर्निंग। अगर आपने किसी से कोई चीज़ सीखी है, मान लेते हैं आप मार्केट गए, पहली बार आपने कोई आयरन देखी और आपने बहुत सारे तरीके की आयरन देखी थी कपड़े को प्रेस करने वाली, गाइस कपड़े को आयरन करने के लिए। आपने एक आयरन देखी कि खड़े खड़े क्या करता है वो, आयरन रखी है, उठाया और चार्जिंग पे लगाया, केबल भी कोई कॉर्ड भी नहीं लगी हुई, उसके अंदर बस आयरन रखना है, उठाया और कपड़े के ऊपर ऐसे कर लिया, आपकी जो शर्ट है वो आयरन हो गई। और बड़ा कम खर्चे में, और जलेगी भी नहीं। वो रख के दिखा रहा है, आधे घंटे तक भूल गया, आपसे बातें कर रहा है, बोल रहा है जलेगा ना भाई साहब, देखो पानी इसके अंदर है, बस पानी नहीं ख़त्म होना चाहिए, और पानी चल जाता है आधे एक घंटे। वो आपको सिखा रहा है। पुराने एक्सपीरियंस में ये आपकी चॉइस शेप कर देगा। अगली बार जब आप आयरन खरीदोगे बोलोगे वो वाली आयरन ज़्यादा अच्छी थी, उसने आधे घंटे रखा भी था, जली नहीं थी शर्ट। ठीक है, क्योंकि आपकी लर्निंग में है। बिलीफ और एटीट्यूड, कभी कभी हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तब हम उसके लिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, राइट। दिस फैक्टर शेप preference, brand choice and repeat purchases. Now let's move to the another question. What are the levels of consumer decision? देखो पहला है रूटीन डिसीजन लेते हैं हम लोग, जिसमें लो इन्वॉल्वमेंट हैबिचुअल होते हैं। जैसे जब हम मिल्क खरीद रहे हों, कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती नहीं कि हाफ लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो, 3 लीटर्स दे दो, 6 लीटर्स दे दो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके पे बाय कर लेते हैं। लिमिटेड डिसीजन बनाते हैं, मॉडरेट कंपैरिजन करते हैं जब हम शर्ट खरीदते हैं। ठीक है, राइट, ओके। फिर आती है एक्सटेंडेड डिसीजंस, हाई इन्वॉल्वमेंट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर इंजन कौन सा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, 360 डिग्री कैमराज आ रहे हैं, समझ में आ रही है आपको बात, क्लियरेंस कितनी है, 4x2 है या 4x4 है, आर यू गाइस गेटिंग इट, या 4x4x4 है। सो लेवल डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, रिस्क, फ्रीक्वेंसी एंड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। Okay, right, now let's move to the another topic, that is branding, और इसके related questions देखते हैं जो MMPC 6 में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। Consumers buy brand not products, justified statement with example। देखिए ब्रांड ना इमोशनल और साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्रिएट करते हैं बियॉन्ड प्रोडक्ट यूटिलिटी। कंज्यूमर्स ट्रस्ट ब्रांड्स फॉर कंसिस्टेंसी, इमेज एंड आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, लोग नाइकी को इसलिए बाय करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनको क्वालिटी शूज़ चाहिए, इसलिए भी क्योंकि उसका सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस है, स्टेटस है और एथलेटिक आइडेंटिटी है नाइकी की। तो ब्रांड लॉयल जो लोग होते हैं वो रिपीट परचेज करते हैं और प्राइस के लिए सेंसिटिव नहीं होते कि सस्ते को देखा कहीं और खरीद लेंगे, नहीं, उनको वही ब्रांड चाहिए, उनको प्राइस से ज़्यादा लेना देना नहीं है। जब एक व्यक्ति ब्रांड लॉयल हो जाता है तो प्राइस इनसेंसिटिव हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रांड नेम सिलेक्शन। किसी ब्रांड का नेम आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स आप ध्यान रखेंगे जब आप किसी नए ब्रांड को कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्च करेंगे तब। तो देखिए, जब आप ब्रांड नेम सोचते हैं ना, तो पहले उस ब्रांड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, आखिर आप ये ब्रांड लॉन्च क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं नेम्स को कि अगर मैं ये रखूँगा तो क्या होगा। सब लोगों से पूछते हैं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर आइडिया पे काम करना चाहिए तो क्या नाम रखना चाहिए, राइट, ओके। फिर आप लीगल अवेलेबिलिटी के लिए उसको चेक करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और पूछते हैं लोगों से कि क्या आप इस ब्रांड को सोचिए और इसका नाम स्पेल कीजिए। अगर लोग आपके ब्रांड के नेम को सही से स्पेल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने कोई गलत नेम को चूज़ नहीं किया है, राइट, ओके। मान लेते हैं आपने कोई ट्यूशन क्लासेस सर्विसेज खोली और बोला प्रोफिशिएंसी क्लासेस। अब 5-6 लोगों से आपने पूछा प्रोफिशिएंसी क्लासेस मैंने नाम रखा है और स्पेल करो प्रोफिशिएंसी को, तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो PYC क्लासेस, बहुत आसान है, PYC क्लासेस। आर यू गाइस गेटिंग इट। टारगेट ऑडियंस के साथ आपको टेस्ट भी करना है, आर यू गाइस गेटिंग इट। इसलिए बड़े बड़े ब्रांड के नेम हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे नेम होते हैं उनके, ओला, उबर, है ना, राइट।
ना फाइनलाइज एंड रजिस्टर। ओके, लीगल अवेलेबिलिटी तो थी ही, उसके बाद हमने फाइनलाइज किया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी ब्रांड नेम को चूज़ करें? तो बहुत सिंपल होना चाहिए और बहुत जल्दी याद हो जाने वाला होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट बेनिफिट के साथ, लीगली अवेलेबल होना चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी के साथ उसका कोई लेना देना ना हो। मतलब मान लेते किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव नाम से रिलेटेड हो जिस पे कभी बवाल हो जाए, तो ऐसा नाम रखने से बचें। ठीक है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप इसी वजह से तो नाम चूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले 5 सालों में आपके MMPC 006 के अंदर आए हुए हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर इन मार्केटिंग सिस्टम। देखिए, रिटेलर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। रिटेलर्स ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स सेल करते हैं टू एंड यूजर्स और उनके बदले पैसा लेते हैं, असॉर्टमेंट क्रिएट करके रखते हैं, राइट, कंबाइन वेरियस ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस ऑफर करते हैं कस्टमर्स को कि वो एक ही जगह पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल सेलिंग, फीडबैक, क्वेश्चन आंसर, FAQs, इससे रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज भी रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटर्न्स, वारंटीज, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये सब। यानी कि कई बार खुद नहीं करते, वो अरेंज कराते हैं, बट इसमें मदद करते हैं कस्टमर्स की, राइट। सो रिटेलर्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच का एक गैप में वो ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये गैप फिल करते हैं बाय बीइंग अ ब्रिज। दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर चैनल कॉन्फ्लिक्ट, और कैसे इन्हें सॉल्व किया जा सकता है? कितने टाइप के चैनल होते हैं? आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि भाई एक न्यू रूरल प्रोडक्ट के लिए किस टाइप का चैनल होना चाहिए? तो देखिए, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जब भी चैनल मेंबर्स के बीच, चाहे वो मैन्युफैक्चरर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ओवर प्राइजिंग, टेरिटरी, रोल्स, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि नहीं नहीं, आप मेरे एरिया में आके कैसे माल बेच रहे हो, नहीं आपको तो, आपका तो जो जोग्राफिकल लिमिटेशन है वो तो आपके स्टोर से 15 किलोमीटर रेडियस का है, 5 किलोमीटर रेडियस का है, 20 किलोमीटर रेडियस का है, ये तो उससे ज़्यादा बाहर है, ये तो 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, ये तो 20 किलोमीटर दूर आ रहा है आपके रेडियस से, आपकी लिमिटेशन 15 किलोमीटर की है। तो टेरिटरी के अगेंस्ट आपकी और जो डिस्ट्रीब्यूटर उसके बीच बहस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, चैनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, राइट। प्राइसिंग को लेकर आ गया कि आप हमसे सस्ता कैसे दे रहे हो, आप भी तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं भी पार्ले जी बेच रहा हूँ, आप भी पार्ले जी बेच रहे हो, आप पार्ले जी 3 रुपये 70 पैसे का रिटेलर को कैसे बेच सकते हो, मैं 4 रुपये 10 पैसे का बेचता आया हूँ, और हमें तो गाइडलाइंस है 4 रुपये 10 पैसे का बेचने की, आप कैसे सस्ता बेच रहे हो? तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको बोलते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये रिटेलर्स और कंज्यूमर के बीच वाले नहीं हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो सप्लाई चेन है उसके अंदर आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसी को बोलते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर रोल को डिफाइन कर दिया जाए कि किसका क्या काम रहेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सभी चैनल मेंबर्स के बीच, इंसेंटिव सिस्टम हो कि अगर आप अपने रूल्स को सही से अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको कौन कौन से और बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, मीडिएशन फॉर चैनल एंड मीडिएशन और चैनल रिस्ट्रक्चरिंग, या तो कहीं कोई ऐसी बात फंस गई, कुछ गड़बड़ हो गया, चैनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तब वहाँ पर जितने भी बाकी चैनल मेंबर्स हैं वो आकर उसको मीडिएट करेंगे और हेल्प करेंगे उसको रिजॉल्व करने में, राइट। या फिर दोबारा से चैनल को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, दोबारा से उसके लिए ट्रेनिंग दे दी जाएगी। रूरल चैनल रिकमेंडेशन जो रहेगा किसी भी रूरल एरिया के लिए, मल्टी टायर्ड, जैसे कोई इनडायरेक्ट चैनल है तो होलसेलर से रूरल रिटेलर्स तक, ठीक है, या फिर लोकल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैन कैंपेन, वैन चलती है ना गाइस, वो वैन, ठीक है, किडनैप वाली वैन, हाँ हाँ वही, ओमिनी, मैं माफ़ी चाहूँगा गाइस, ओमिनी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हो यार, वीडियो लाइक कर दो, अच्छा लगेगा मुझे। देखिए ये पॉपअप भी आ गया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अरे सच्ची बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल मम्मी कसम नहीं देने वाला, सच बता, आप MBA वाले स्टूडेंट्स हो यार, बस आपको वीडियो लाइक करनी है, नहीं सब्सक्राइब करना मत कीजिए, बस आप वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपसे रिलेटेड जो MBA के बाकी स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी आपके एक लाइक से, तो मैं बस रुका हुआ हूँ, आप कर दीजिए। आपने अभी भी नहीं किया ना? पक्का? यहाँ यहीं यहीं हाँ, यहीं पे बटन है, यस यस यस, थैंक यू गाइस।
अच्छा यहाँ डिसलाइक वाला, ओहो यहाँ गाइज, यहाँ लाइक वाला है, लाइक वाला करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन मार्केटिंग? मार्केटिंग में बिचौलियों का क्या काम होता है? अरे सर जी बिचौलिए नहीं, इंटरमीडियरीज बोलते हैं गाइज। सो डिफरेंशिएट बिटवीन पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। इंटरमीडियरीज का क्या काम रहता है मार्केटिंग में? देखिए, प्रोडक्ट की मूवमेंट को फैसिलिटेट कराते हैं, मार्केट को कवर करने में हेल्प करते हैं, और क्रेडिट और स्टोरेज ऑफर करते हैं मार्केटिंग, या जो भी आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं उससे रिलेटेड। कस्टमर को सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने में मदद करते हैं। पुश वर्सेस पुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है? पुश में क्या होता है, हम इंटरमीडियरीज पे फोकस करते हैं, उनको प्रोडक्ट दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि सर आप बेचो, जैसे रिटेलर्स के पास अपना स्टॉक रखवा देते हैं। कंज्यूमर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं वो पुश स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। स्मॉल ब्रांड्स गाइस, जितने भी स्मॉल ब्रांड्स हैं वो पुश स्ट्रैटेजी का ही यूज़ करेंगे, लिमिटेड है ना बेचारे, ठीक है, राइट। नाउ ट्रेड प्रमोशंस, कि आप इतना बाय करेंगे तो इतना डिस्काउंट देंगे, सेल्स फोर्स अपनी भेज देंगे, जैसे FMCG डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव। लेकिन पुल स्ट्रैटेजी के अंदर कंज्यूमर पर फोकस करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है, एडवर्टाइज कराया जाता है खूब भर भर के, ताकि कंज्यूमर मांगे रिटेलर से और रिटेलर मांगे डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर आगे मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है कि भाई साहब माल मंगाओ, रिटेलर मांग रहे हैं, ठीक है। ये है पुल स्ट्रैटेजी, बहुत पैसा लगता है पुल स्ट्रैटेजी में, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MMPC 006, राइट। व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज? देखिए, सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, इंसिपरेबल होती है, वेरिएबिलिटी रहती है, फेरिशेबिलिटी रहती है, ओनरशिप नहीं होती, कस्टमर्स एक्सेस नॉट ओन। जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर आपने कोई सर्विस बाय करी 1 महीने के लिए, तो उसके अंदर आप सारी मूवीज़ ओन नहीं कर लोगे, 1 महीने तक देख सकते हो बस, हाँ देख सकते हो सिर्फ, ठीक है, राइट। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। डिस्कस द नीड फॉर पीपल प्लेस फिजिकल एविडेंस इन सर्विस मार्केटिंग। अगर आप सर्विस मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों में, सर्विस मार्केटिंग में कहाँ कहाँ ये लोग काम आते हैं? तो पहला है पीपल। सर्विस क्वालिटी डिपेंड ऑन स्टाफ परफॉर्मेंस, बिहेवियर। जैसे हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, उनके बिहाफ पे सर्विस की क्वालिटी डिफाइन होगी। प्लेस या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा है। अगर सीमलेस सर्विस डिलीवरी हो गई है तो फिर सर्विस मार्केटिंग बहुत अच्छी है। फिजिकल एविडेंस, जैसे टूल्स, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ग्लिच ना करे, हैंग ना करे, बढ़िया से चले, तो सर्विस बहुत अच्छी है, राइट। अगर आप किसी फिजिकल स्टोर में रुके हुए हैं तो वहाँ पर होटल एम्बियंस, ब्रोशर्स, उनकी क्वालिटी, साफ सफाई, लाइटिंग, ये सब आप देखते हैं। सो दीज एलिमेंट्स एनहांस कस्टमर ट्रस्ट एंड सर्विस परसेप्शन, ठीक है, सर्विस परसेप्शन भी एनहांस हो जाता है। What challenges do marketers face in pricing services? अगर किसी सर्विस को प्राइस करना है, उसकी प्राइस रखनी है, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? देखिए, सर्विसेज आर वेरी इंटेंजिबल, तो इसीलिए वैल्यू जो है डिफर करती है एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में। हाई वेरिएबिलिटी कॉजेज प्राइस इनकन्सिस्टेंसी, डिमांड फ्लक्चुएट करती है। वीकेंड मूवी टिकट्स बुक करते समय ज़्यादा उस पर डिमांड रहती है, बाकी जो वीकडेज होते हैं उनमें डिमांड ज़्यादा नहीं होती, तो सर्विसेज वहाँ पे ज़्यादा ख़राब मिलेंगी आपको। वीकेंड डेज में जाओगे, वीकडेज में जाओगे तो सर्विसेज अच्छी मिलेंगी आपको। डिफ़िकल्टी इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जैसे लीगल एड या फिर लीगल एडवाइस। फॉर एग्जांपल, डायनेमिक होटल प्राइसिंग, डिफरेंशियल एयरलाइन फेयर्स एंड प्रीमियम कंसल्टिंग सर्विसेज, ये सब एग्जांपल है रियल लाइफ जिसमें सर्विसेज में प्राइसिंग को ऐड करना मुश्किल होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो होती है प्रिंट, टीवी, रेडियो, आउटडोर, बैनर चिपका दिया बाहर गली के, ठीक है। रीच कहाँ रहती है? लोकल या रीजनल रहती है, ठीक है। वन वे होता है, आए, चिपकाया पोस्टर, चले गए, भाग गए, एकदम जोर से भागेगा। इस वीडियो लाइक कर दीजिए, हाँ जोर से भाग गए, सच में वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है, यस। अब यहाँ तक आए हैं तो अगर सच में नहीं किया था थोड़ी देर पहले तो यस, यही जहाँ भी हो लाइक वाला बटन। हाँ, डिसलाइक अगर कर सकते हैं, अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, नाउ बात करते हैं कॉस्ट और एनालिटिक्स। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, एक एक बैनर प्रिंट कराना पड़ता है, उसको लेके जाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। प्रिंट की बात कर ली मैंने, आउटडोर की बात कर ली, टीवी और रेडियो में भी बड़ा खर्चा आता है, ठीक है।
राइट। और टारगेट ऑडियंस तक मुश्किल है पहुंचना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल, वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, ट्रेडिशनल को तो ट्रैक भी नहीं कर पाते, इसमें ग्लोबल और टारगेटेड ऑडियंस को हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होता है, कॉस्ट एफिशिएंट रहता है और रियल टाइम एनालिटिक्स पता लग जाते हैं, जैसे मेरी वीडियो पे कितने व्यूज़ और लाइक्स आए हैं। लाइक्स गाइज अगर आपको समझ में आ रहा हो, यहीं 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 बटन है, यहीं, ठीक है। तो रियल टाइम एनालिटिक्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ 5 years क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज सेंसरी मार्केटिंग, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। देखिए, सेंसरी मार्केटिंग के अंदर हम लोग साउंड, लाइट, स्मेल, टेस्ट, टच का यूज़ करते हैं। जब आप किसी मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर सेंसरी मार्केटिंग का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, राइट। तो इससे होता क्या है, जो बायर है ना उसके बिहेवियर में इन्फ्लुएंस आ जाता है। जैसे ब्रांड को रिकॉल करना ईजी रहता है। जिंगल्स, जिंगल्स क्या होते हैं गाइज, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है स्टोर के अंदर, ओके। क्रिएट्स इमर्सिव एक्सपीरियंस। स्टारबक्स अरोमा, कॉफ़ी की स्मेल आती है जैसे ही आप दरवाज़ा खोलें, हाँ कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी बढ़िया एकदम रोस्टेड कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं होता, स्प्रे होता है गाइस, स्प्रे। इतना कॉफ़ी का स्मेल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ओके। ट्रिगर्स इमोशनल कनेक्शन, सॉफ्ट लाइटिंग इन सैलून। सो ये सबकॉन्शियस यूज़ को अपील करता है और कस्टमर एंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, इस वीडियो को लाइक करके, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ये बाकी सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा और मैं आगे भी और वीडियोज़ डाल पाऊँगा। देखिए, मैं यूट्यूब पर जब मैं फ्री में वीडियो डालता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे और ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो मैं बहुत सारी दूसरी वीडियोज़ भी डालूँगा। नहीं मिलेगा तो भी डालूंगा, मजबूरी में डालनी पड़ेगा ना यार, लेकिन आप लोग थोड़ा प्यार दिखा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सच्ची बता रहा हूँ, यस। और MMPC 7 और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अगर हाँ, आपको मुझसे यानी कि किशन कनौजिया से ट्यूशन क्लासेस लेनी है तो 8284x7 188 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्यूशन क्लासेस से रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है most of the students are working in MBA, 90% of students are working who are doing MBA। प्रमोशन के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है। तो विद इन 2 years मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अपना जो MBA प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर लें। तो आप ट्यूशन क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट मिलता है गाइस। आप छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं, सेल से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। आपकी MBA की 28 किताबों में बहुत ज़्यादा जानकारी है, ठीक। ये बात मुझसे ज़्यादा आप समझते होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से कोई समझा दे, जैसे आप कानबान सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक ही सिस्टम के बारे में बताया। आप 6 सिग्मा का यूज़ करते हैं, राइट, कोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, राइट। आप क्वालिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं, राइट। ये सब आपकी बुक्स के अंदर बहुत अच्छे समझाया गया। मैं तो एक बुक्स के 1-2 टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, 28 किताबों में कितनी सारी नॉलेज होगी, ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप ट्यूशन क्लासेस में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8284x7 188। थैंक यू ऑल, यू गाइज आर रियली ऑसम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइज।